अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफ़न मलिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी। असल में स्टोरीज़ मैंने इकट्ठी रिकॉर्ड करके अब रख ली है जो आपको इस वीक में इकट्ठी मिलती रहेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी पूरी कोशिश होगी कि आपको जितनी भी स्टोरीज़ है वो सारी इकट्ठी मिलती रहें। आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी नारान की है और नारान से भेजी की है। जिन्होंने भेजी है उनका फ़र्ज़ी नाम कामरान रख दिया है और उनकी बहन जिसके साथ ये स्टोरी हुई है, उसका नाम रियल ही है। उसका नाम हमने जो उन्होंने बताया है वो रिदा ख़ान बताया। पठानों की ये स्टोरी है, असली और सच्ची कहानी है और ये तकरीबन 2010 की है। नारान एक ऐसी जगह पाकिस्तान में जहाँ मतलब इस जगह से कोई भी ऐसा बंदा जो इस जगह के नाम से वाकिफ़ ना हो, सब इस जगह को जानते हैं। ये एक मशहूर तरीन जो है एक सियाहती मुकाम है, घूमने फिरने की जगह है और बहुत खूबसूरत तरीन है। ये जो वाक़या, ये जो कहानी उन्होंने भेजी है, ये बाबू सर टॉप की भेजी है क्योंकि नारान उनका मैन है और बाबू सर टॉप के अंदर भी एक बहुत खूबसूरत तरीन गाँव है जो उन्होंने नाम लेने से मना किया, लेकिन मुझे उन्होंने रियल नाम ये बताया है। कामरान का कहना है कि नारान में जो नारान का गानी तो मोस्टली जो लोग रहते हैं वो कैलाशी रहते हैं, कैलाश से जिनका ताल्लुक़ है, जो कैलाशी कहलाते हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी की तादाद यहाँ पे आती है तो वो आती है गिलगितियों की। फिर तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि यहाँ पे पठान रहते हैं। बाकी वो कहते हैं कि जो दूसरे ज़ुबानों वाले उनमें अगर पठानों के बाद कोई आता है तो वो कश्मीरी आते हैं। और इस जगह के ऊपर वो कहते हैं कि सर्वाइव करना, रहना सर्दियों में ये इंतहाई सख्त तरीन मुश्किल होता है। वो कहते हैं क्योंकि हमारे तो बचपन से यहीं पे हम गुज़रे, तो कहते हैं कि इस वक़्त भी 2022-2023 में भी वो कहते हैं कि यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों से महरूम होते हैं, कि हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मुयस्सर नहीं मिलती है। जिस तरह के वो कहते हैं कि अब गैस आप देख लें यहाँ पे नहीं है, लकड़ियों के ऊपर बिजली का ड्रॉप हो जाना, 10-10 दिन बिजली का ना आना, 12-12 दिन का बिजली का नहीं आना। वो कह रहे थे कि अभी जब मैं आपको स्टोरी भेज रही हूँ, क्या पता उसके बाद मैं आपसे कब दोबारा आपको स्टोरी सुन के बस बहुत ही दूसरी स्टोरी कब भेज सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लाइट भी नहीं है और सबसे बड़ा ये मसला होता है यहाँ पे कि इधर इंटरनेट सिग्नल्स भी नहीं आते हैं। तो कामरान कहते हैं कि ये कहानी 2010 में बर्फ़बारी जिस टाइम हो रही थी, वो कहते हैं कि तकरीबन ये सितंबर की स्टार्ट थी। वो कहते हैं सितंबर की स्टार्ट की ये कहानी है जिस टाइम बर्फ़बारी नारान के अंदर हो रही थी, बहुत तेज़ बर्फ़बारी थी। कामरान कहते हैं कि हमें वहाँ के रास्ते ऐसे मालूम होते हैं कि बर्फ़ के बीच में भी हमें इतना अंदाज़ा, इतना पता होता है कि हमने कहाँ से किस जगह के ऊपर जाना है और कहाँ से क्या चीज़ लेकर आनी है। और कामरान कहते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी जो है नारान की, कागान की, वो इस तरह की है कि आप समझ लें कि हमें वहाँ पे वो कहते हैं इतनी सर्दी महसूस नहीं होती है। वो कहते हैं इस वजह से महसूस नहीं होती है कि वहाँ की खुराक जो है ना वो ओरिजिनल खुराक है। जिस तरह के अगर आप गौर करें दूसरे शहरों में, जिस तरह के आप नारान कागान को छोड़ दें और गिलगित को छोड़ दें, इसके अलावा आप देखें तो बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान में आपके सामने हालात होते हैं कि यहाँ पे ब्रायलर मुर्गी और ये चीज़ें जो कि बिल्कुल जिसमें किसी न कोई इसके अंदर ताकत या कोई पावर इन चीज़ों के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये सारी फ़ीड और इंजेक्शन से तैयार होती है। वो कहते हैं वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी हम जो वहाँ पे हमने जानवर रखे हुए हैं, पहाड़ी जानवर, और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो हमने वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको सबको हम जो है ना वो कहते हैं कि ओरिजिनल मतलब वहाँ का वो घास खाती है और बाकी जो है ना वहाँ पे बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि उनके जो भी उनका चारा होता है, सब कुछ वो
ओरिजिनल होता है, उसमें कोई केमिकल या कोई चीज़ नहीं, जिस तरह कि यहाँ पे। इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ के खुराक के हिसाब से वहाँ के लोग बहुत फिट होते हैं, जबकि वो कहते हैं कि अगर यहाँ से आप एग्ज़ाम्पल ही ले लें रावलपिंडी से या कहीं से भी, अगर वहाँ पे कोई जाता है घूमने फिरने के लिए, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वापस जब आता है तो वो कहते हैं कि 3-3 मंथ तक वो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं। उनका ये हाल हो जाता है। क्योंकि मौसम में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट आ जाता है। कामरान कहते हैं कि वैसे तो वो इलाका नारायण कगान के जो ये एरियाज़ है, इसके अंदर बाबू सर टॉप और 2-3 और उन्होंने बहुत मशहूर जगहों के नाम दिए, अभी मुझे वो आ रहा नहीं है ज़हन में मेरे, पता नहीं क्या उन्होंने वो नाम लिए थे। ये जितने वहाँ पे एरिया है, ये अपनी खूबसूरती आप रखते हैं पूरे पाकिस्तान में। और इस जगह के ऊपर वो कहते हैं कि जिन्नात की और परियों की इतनी, अगर मैं आपको कहानी अपनी, वो कहते हैं कि हमारे आँखों के देखा कुछ इतना है कि अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ तो हमारी ना ख़त्म हो, लेकिन वो कहते हैं हमारे दादाओं की भी यहाँ की बहुत कहानी है। लेकिन वो कहते हैं ये जो सच्चा वाक़या ये मेरी अपनी बहन रिदा ख़ान के साथ हुआ था। वो कहते हैं रिदा जो है इसकी एज इस वक़्त अभी 32 है और ये इंतहाई खूबसूरत तरीन, वो कहते हैं कि ये मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो कहते हैं एक ही बहन है और हम 5 भाई हैं। 3 भाई उन्होंने कहा है कि बाहर होते हैं कंट्री में, एक भाई छोटा जो कहते हैं कि इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और एक वो कहता है मैं खुद हूँ जो हमने घर वगैरह में, और कहते हैं जो वालिद साहब है वो नहीं है और वालिदा है, और रिदा होती है, और रिदा भी जो है वो इस्लामाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे अभी जो इस टाइम होती है। वो कहते पीछे से भी हम लोग ठीक-ठाक रईस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है हमारा, और काफ़ी वहाँ पे ज़मीनें, काफ़ी वहाँ पे 2 से 3 कहते हैं उस जगह पे होटल्स हैं हमारे, और अच्छा ख़ासा एक उनका बैकग्राउंड है। कहते हैं कि जब सितंबर की बर्फ़बारी शुरू हुई, तो वहाँ पे ये होता था कि जब बर्फ़बारी स्टार्ट होती थी, तो जो वो कहते हैं कि गरीब लोग होते थे ना, जिस तरह के वहाँ पे जिनके लिए मुश्किल हो जाता था, जिनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती थी खाने का या पीने का, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे एक पठानों में ये कल्चर है कि जो लोग गरीब होते थे, उनको फिर वो उस 7 मंथ या 8 मंथ या 6 मंथ भी अगर वो कहते हैं कि वो बर्फ़बारी रहे, तो जो रईस अमीर पठान है वहाँ पे रहने वाले, उनका ये बिल्कुल लॉ और ये कल्चर है कि वो उनकी मदद करेंगे, चाहे वो 8 महीने या 9 महीने। अब वो मदद राशन की सूरत में होगी, पैसों की सूरत में होगी, बिलफ़र्ज़ वो कहते हैं कि जिस तरह हमारे वो ये बात बता रहे हैं कमरान, कि अगर जिस तरह हमारा वो कहते हैं कि है बिलफ़र्ज़ घर है, वो अब कहते हैं हमें सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अब हम ये देख लेंगे कि हमारे करीब फ़लाँ-फ़लाँ पठान जो है ना, वो अगर गरीब फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं पठान ही नहीं लाज़मी, चाहे गिलगिती हो, कश्मीरी हो, जो गरीब वहाँ से है कि जो बर्फ़ के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते या जिनके लिए बेइंतहा मुश्किल है, कहते हैं हम बर्फ़बारी जब पहली शुरू होती है उस टाइम हम एक लिस्ट बना लेते हैं। अभी भी वो कहते हैं 2023 में भी यही कानून है। हमारा मतलब वहाँ पे अपना एक ये सोच एक यही ला है कि हम अपना वहाँ पे जो है ना वो बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि हम 4 घरों को या 5 घरों को ईज़िली हम उनकी मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं वो हम लिस्ट बना लेंगे और उन 4 घरों की हम, अब वो कहते हैं कि अगर जिस अभी वहाँ पे बहुत शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान और बर्फ़बारी और मौसम है, तो वहाँ पे अब अगर ये 6 मंथ तक ये मौसम रहता है, 7 मंथ तक ये मौसम रहता है, तो वो कहते हैं कि 6 से 7 मंथ तक हम उनकी हेल्प करेंगे उन 4 घरों की, क्योंकि हमने 4 घरों की या 5 घरों की अगर हम हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद है जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ उन्हें दिया है, तो वो भी इस तरह से 4 से 5 घरों की हेल्प ले लेंगे। उनको कहेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे, बेफ़िक्र है। इस तरह करते-करते कहते हैं वो एक वहाँ पे निज़ाम चलता रहता है। कहते हैं कि वहाँ पे ये होता है कि जंगली बकरे जो होते हैं, जो उनकी अपनी भेड़-बकरियाँ होती है, वो एट अ टाइम वो कहते हैं कि हम 10 से 15 जो बकरे होते हैं ना, वो हम ज़िबा करके अपने पास सेव कर लेते हैं। उसमें से ये होता है कि 10-15 बकरों में से 2 से 3 बकरे हम एक-एक फैमिली को दे देते हैं कि ये आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि वहाँ पे शिकार किया जाता है, वो कहते हैं मछली का, वहाँ की जो मछली है और कहते हैं बाकी पूरे पाकिस्तान की मछली। आप नारायण का कान क्यों कहते हैं कि मछली आप पकड़े,
ठीक है। और उसके बाद कहते हैं आप पूरे पाकिस्तान की मछली लाए, आपको कोई जो है ना मतलब नारायण कगान जैसी मछली जैसी आपको मछली नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि वो मछलियों का एक शिकार भी होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो मछली भी हम जमा करते हैं। उसके बाद कहते हैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हम ज़्यादातर जमा करते हैं, और बाकी वो कहते हैं आटा और गंदम वगैरह का हमारा सिस्टम होता है, ताकि हमने सब कुछ स्टॉक किया था। वो कहते हैं कि ये अमूमन हमारे जो कहते हैं दादाओं परदादों से चीज़ चली आ रही है कि यहाँ पे रहने का, सर्वाइव करने का कहते हैं हमें आदत है। नए लोग अगर कोई आते हैं ना बिलफर्ज, वो यहाँ पे रह ही नहीं सकते, एक दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं यहाँ पे रहना किस तरह। कहते हैं कि इसी तरह सितंबर के बीच में भी सब चीज़ें हमने स्टॉक की, और कहते हैं एक रोज़ जो है ना कहते उस टाइम वालदा ने खाना बनाया, और हमारे सामने एक पठान फैमिली हमारी रहती थी। वो कहते हैं कि उन तक हमने ना वो खाना पहुँचाना था। उसके वो कहते हैं कि हमने उन तक वो खाना पहुँचाना था, और वो मतलब कहते हैं कि दोपहर को या शाम का जो खाना दोपहर का होता था जो खाना, वो कहते हैं कि मैं दे आता था, कामरान कहता है। लेकिन वो कहते हैं कि रात का खाना जो था ना वो मैं मौजूद नहीं होता था, या कहीं न कहीं काम के सिलसिले से जाना पड़ा, तो वो जो रिदा थी वो दे आती थी। उसमें ये होता था कहते वो पहाड़ी इलाका था, और उसके बीच में रात के वक़्त समझिए कि वहाँ पे आपको हमें वो कहते हैं कि हमें तो आदत है, हमारी जो यहाँ पे लेडीज़ भी वो कहते रहती है, उनको भी आदत है। वो भी अगर आप उनको रात को 1 बजे भी वहाँ से छोड़ दो उस जंगल में, वो जा सकते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे जाना है। लेकिन आम वहाँ पे बंदा कोई भी नहीं जा सकता, कहाँ पे जंगली जानवर, कहाँ पे क्या चीज़ का भी सामना हो जाए, वो उनको नहीं पता होता है। तो जो कामरान कहते हैं कि जब वहाँ पे वो खाना वगैरह तैयार हो गया, तो वो कहते हैं कि हमारे जो है ना मतलब घर से कुछ तकरीबन 5 फासले के दूर के ऊपर एक चश्मा सा था। वो चश्मा बर्फ़ की वज़ह से ढक जाता था, और गर्मियों में अमूमन वो चश्मा उसमें से इतना ठंडा पानी आता था, कहते हैं कि वो गर्मियों में उस चश्मे का ये आलम होता था कि जब उसके अंदर आप हाथ अगर डालते हैं ना, तो आपकी ये जो उँगली है वो जम जाएगी। तो कहते हैं कि सर्दियों में पूरे का पूरा चश्मा वो खुद फ्रीज़ हुआ होता था, और गर्मियों में अगर कोई बंदा उसके अंदर हाथ डालता है, उसका हाथ जम जाएगा, वो इतना ठंडा यख़ पानी होता था। और कहते हैं वहाँ पे हमें फ्रिजों की ज़रूरत ही पड़ती थी। वो कहते हैं जो पेप्सी होती है, कोक होती है, उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते थे कि गिलासों में डालते थे, या मिट्टी के गिलासों में डाल के उसको उस चश्मे के अंदर हम इस तरह लटका देते। 2 मिनट के अंदर वो इतनी कड़क ठंडी होती थी कि वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम कोई भी अगर पियो कहेगा ये तो आपने फ्रिज के अंदर से निकाली है। इतनी ठंडी वो कोक, इतनी ठंडी वो पेप्सी हो जाती थी। तो रिदा को बोला गया कि आप जाओ और वहाँ पे खाना दे के आओ। तो वो चश्मा भी रास्ते में आता था, और कहते वहाँ पे जिस तरह के कहते बताने की ज़रूरत ही नहीं, खूबसूरती और वहाँ का जो उधर उसकी नारायण कान की जो खूबसूरती है, वो तो कहते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर जिस टाइम मैंने उसको भेजा अपनी बहन को कि ये जाके खाना दे के आओ, तो कहते वो निकली तो रास्ते में उस चश्मे के पास गई। जिस टाइम चश्मे के पास पहुँची वो, तो कहते कि रास्ते में जिस फैमिली के घर खाना देकर आना था ना, उस फैमिली के घर गई, लेकिन दरवाज़ा खड़काया, 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 तो वो पता चला कि वहाँ पे लॉक है, वो कहीं गई भी है या अभी तक घर आई नहीं है। कहते वो फिर वापस आई और आके कहती है कि वो मतलब घर में तो नहीं है, मैंने दरवाज़ा बहुत खड़काया और लॉक लगा हुआ था, वो कहीं गए हुए हैं। बैठ गए, तो उसी दौरान कहते हैं कि इस तरह हुआ कि दरवाज़ा एकदम खड़का ज़ोर से, जैसा कोई दरवाज़ा खड़काता है। तो कामरान कहता है मैं एकदम बाहर निकला, बाहर दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर कोई भी नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि दरवाज़ा तो बिल्कुल किसी ने खड़काने लगा, फिर खैर हो सकता है हवा की वजह से या इस तरह कोई जो है ना वो लगा हो। कामरान कहते हैं कि वहाँ पे आप जब उस इन घरों में रहते तो वो घरें शटल नुमा बनी होती है, इस तरह झोंपड़ी जिस तरह होती है ना, इस तरह ये चीज़ बनी होती है। कहते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को तो आदत है, जब बर्फ़ पड़ती है ना तो उसके ऊपर आवाज़ आती है ठक, 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 पूरी रात ठक, ठक, ठक होती रहती है।
लेकिन वो कहते हैं कि जो बाहर से लोग आके अगर यहाँ पे रहे वो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और वो कहते हैं दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को वाईफ़ाई इंटरनेट चलाने की वो तो यहाँ पे ज़िंदगी समझ ले नहीं गुजार सकते। वो कहते हैं तब भी हमने इसी वजह से अपने जितने भी भाई बहन, वो कहते हैं मेरी थी ये और भाई हमारे, वो साथ इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहते और वहीं पे तालीम यूनिवर्सिटियों में हासिल कर रहे, सिर्फ इसी वजह से कि वो यहाँ पे उनकी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि हमें पता भी है कि अब उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा टाइम इस्लामाबाद में गुजार लिया है कि वो यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनको वहाँ पे आदत डल गई। उनको 24 घंटे वाईफ़ाई, इंटरनेट और एक चीज़ चाहिए। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अब हमने जो है ना इतना टाइम गुज़ारा, हमें आदत है लेकिन वो अब इतना लिहाज़ा ना, क्यों कहते हैं कि बचपन उनका वो सब कुछ वहीं पे गुज़रा। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कामरान कहते हैं कि जब वो आते हैं यहाँ पे घूमने, उनके दोस्तों की मौजी हो जाती है, क्योंकि वो अपना घर है, अपना सब कुछ है। और नारायण का जो लोग वो कहते हैं कि हज़ारों रुपए भर के आते हैं ना घूम सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बस जो जिस तरह कि उन्होंने सैफ अल मलूक झील का बताया और इन जगह पे घूम लेंगे। लेकिन कहते हैं ऐसी उन्होंने कहा कि 5 या 600 जगह ऐसी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे तो अवाम आज तक गई नहीं है, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम क्या कहते हैं कि बड़े से बड़े जो लीडर है ना, लोग आते हैं, उनको भी वो जगह नहीं पता है जो वहाँ के गाँव वालों इनको पता है। इतनी खूबसूरती, वो कहते हैं कि हमें इतनी वहाँ पे जगहों का पता है। और कहते हैं बचपन है हमारा वहाँ पे। कहते उसी चश्मे के पास वो कहते हैं कि एक ये भी बात है, वो कहते हैं कामरान कहते हैं मैंने खुद भी ये बात देखी हुई है उस चश्मे के पास, कि उस चश्मे के पास ये होता था कि बाज़ औक़ात जब सही तेज़ सर्दी पड़ती थी ना, तो बाकायदा वहाँ पे आपको खाने की खुशबू आती थी। वहाँ पे कोई खाना पकाता था। कामरान कहते हैं कि एक मरतबा वो, अभी मैं बीच में वाक़या आपको उस कामरान का भी सुनाता हूँ। कामरान कहते हैं एक मरतबा मैं रात को सख्त सर्दी में आ रहा वापस, तो मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ पे जो पठानों का कहवा नहीं होता है, पठान कहवा पीते हैं। कहते हैं वो कहवा किसी ने बनाया हुआ और एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ और उसके साथ एक बच्चा बैठा हुआ। तो उस चश्मे के पास उन्होंने मुझे रोका फ़ौरन, रोक कर मुझे उन्होंने बोला कि बेटा तुम किधर से आ रहे हो? उसने पश्तो में बोला किधर से तुम आ रहे हो? तो उसके कहते कामरान ने बताया कि मैं काम गया था। अच्छा ये बैठो कहवा पियो। और कामरान कहते कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती थी, हमें पता था गाँव वाले या इलाके वाले एहसास करते हैं। कहते मैं वहाँ बैठ के कहवा पिया, बातें शुरू होगी, गप शुरू होगी, मैं उनसे गप-सप करता रहा और वो भी बातचीत करते थे। वापस जब आए, कहते जिस टाइम मैं वापस आया और कहते वैसे ही मेरा ध्यान गया कि मैंने भी बोलूँ कि आप भी आइएगा हमारे। कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ना वो बच्चा था ना वो बुज़ुर्ग था। कहता फिर मैं फ़ौरी समझ गया। कहते हैं हम क्योंकि डरते थे, हमें पता चल गया कि ये जिन्नात में से कोई चीज़ें थी जो यहाँ पे बैठी हुई थी और उन्होंने हमारी ये मदद किया। अभी पीछे मैं आपको एक और कहानी भी इन्हीं की सुनाऊँगा। इन्होंने पहले मुझे एक और, बल्कि दूसरी इसके बाद भी शायद वो एक कहानी इन्होंने एक और भी भेजी हुई है, जिसमें बाकायदा इन्हीं के जो है ना वालिद साहब ने परियां देखी थी और सैफ अल मलूक झील के पास जो है ना उन्होंने नज़ारे उनको हुए थे। और उन वो काफ़ी, वो भी एक लंबी और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, वो भी मैं सुनाऊँगा आपको। तो कहते कि मतलब मैंने देख लिया कि वाक़ई में जो है ना ये कोई और मखलूक थी। तो कहते हैं ना मैं डरा, मैं वापस आया घर में और आकर सो गया। कहते हैं रिदा भी इस चीज़ से 1-2 बार उसका भी इनसे सामना हो चुका था। एक मरतबा वो कहते हैं इस तरह हुआ कि हमने जो है ना ये जो वाक़या अभी रिदा का मैं आपको सुनाने लगा हूँ। कहते हैं कि उस टाइम इसकी एज काफ़ी कहते हैं कम थी, मतलब जिस तरह बच्चे होते हैं इतनी थी। लेकिन कहते हैं कि क्योंकि खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी, इस वहाँ के लोग अल्लाह ने क्या कहते हैं कि सब भी खूबसूरत हो रहे वहाँ के। लेकिन उधर के जो लोग थे वो अभी भी इसको कहते हैं हम कि जो है ना इतनी खूबसूरत तरीन हमने आज तक लड़की नहीं देखी है। को पठानों में कहते हैं कि हुस्न बहुत ज़्यादा, वो खुद भी बता रहे थे, कहते बहुत ज़्यादा वो हसीन और जमील थी। एक दिन वो कहते हैं कि जिस टाइम शाम का रात का टाइम हुआ तो उसी फैमिली को जिसको रिदा को भेजा खाने के लिए, अगले दिन या 2 दिन बाद फिर दोबारा कहते हैं कि जो वालदा थी उनकी, उन्होंने रिदा को कहा कि ये पकड़ो और ये खाना दो। कहते हैं रिदा गई खाना देने के लिए। तो कहते हैं खाना देने के बाद वापस आई, वापस आके आराम से बैठ गई चुप होके। उस टाइम वो कहते हैं कि रिदा पा रही थी एक अच्छा, हमारा मतलब वो प्लान था कि जो इसका मैट्रिक है और एफएससी है और या और सब जो मेडिकल फील्ड में से जाना था, तो वो हम इसको क्या नाम है एक अच्छी जो है ना वो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में भेज देंगे। तो कहते कि एक शरारती जो लड़की थी, एक शरारती बच्ची थी, वो बिल्कुल चुप होके बैठी हुई। कहते बहुत अजीब सा हुआ। कहते कामरान कहता है मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी जो वालदा थी वो थी। तो
उसने पूछा क्या हुआ है, तो कहते रिदा ने कुछ भी नहीं बताया। कहते जब कामरान कहते मैं आया तो वालिदा ने बोला कि इस तरह रिदा बहुत अजीब से मूड में हुई हुई है, इसको भेजा था वहाँ पे खाना देने के लिए, तो उसके बाद जब से आई है तो ये बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब मूड में हुई है। तो कामरान ने कहा कि मैंने पूछा बहन से कि क्या हुआ है बताओ मुझे, तो आगे से कहती है नहीं भाई, तो उसने कहा बताओ क्या हुआ है, तो फिर आगे से वो कहती है कि भाई मैं इस तरह वहाँ पे जब खाना देने जा रही थी तो मैंने वहाँ पे उनके घर खाना पहुँचाया। जब खाना पहुँचा कर आई तो मैंने रास्ते में देखा एक हसीन और जमील एक 3 से 4 लड़कियाँ बैठी हुई, लेकिन एक लड़की जो है मेरे पीछे-पीछे आ रही, मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा उसको तो उसने मुझे पश्तो में बोला कि रिदा आओ हमारे साथ बैठो। तो मैंने आगे उनको पश्तो में बोला कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ, आप कहाँ से आई हो? तो उसने आगे से बोला हम इधर पास में आए हैं, तो आपका नाम हमने सुन लिया है रिदा, तो हमें किसी ने बताया कि वो रिदा जा रही है। तो कहते मैं बहुत हैरान हुई हूँ, तो मैंने कहा आपको तो मैं नहीं जानती हूँ, चलिए आप हमारे घर आए। वो कहते उसी चश्मे के पास वो वहाँ पे बैठी हुई थी 4, तो उन्होंने मुझे ना मतलब वहाँ पे बिठाया और वो बातें करती रही। और रिदा कहती है कि भाई वो मतलब उसने कहा कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है ना। कामरान ने रिदा को कहा अगर तुमने उनसे मिलना है तो क्या उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम परेशान हो रही है? तो उसने कहा भाई और तो कुछ भी नहीं परेशान हो रही हूँ। उन लोगों ने सफ़ेद कलर के फ़्रॉक पहने हुए थे और ऐसे फ़्रॉक पहने हुए थे जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। और भाई उससे बढ़ के ये चीज़ थी कि वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उनके चेहरे को देखती रहती थी और वो मेरी तरफ हँस-हँस के जब बातें कर रही और मैं उनकी तरफ जब देखती थी तो वो मतलब मैं बस उनको देखती रहती थी। और वो जो भी मुझे बात करती थी जो भी उनके साथ मतलब रिदा के साथ वो जो भी लड़कियाँ थी बातें करती थी, तो वो मतलब रिदा उसका जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। वो उनके हुस्न के अंदर रिदा खुद भी आने की लड़की थी लेकिन वो उनके हुस्न के अंदर हो गई थी। जबकि कामरान के बकौल के रिदा खुद इतनी खूबसूरत थी। तो कहते हैं कि फिर जो है ना रिदा अब उसने पूछा कि फिर तुम परेशान किस बात पे हो? वो कहते भाई इस वजह से परेशान हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे रोज़ाना आओ, तुम हम यहाँ पे बैठ के बातें किया करेंगे, तुम भी आया करो। तो भाई ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अब दोबारा जाने की, तुम्हें शाम के वक़्त खाने की। ये है कि मैं वहाँ उसका मतलब वो फैमिली जो है उसको मैं बोल दूँगा कि आप वहाँ पे जाएँ या आप किसी बच्चे को या किसी बड़े को भेज दिया करें हमारे घर से, आप अपना खाना पिक करके ले जाया करें, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते वक़्त गुज़रता गया, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे, लेकिन रिद्धा अब चुप-चुप रहने लगी। अब घर वालों ने इस बात को नोट करना शुरू कर दिया, कामरान ने ख़ासकर नोट किया। कामरान ने सोचा कि अब कामरान ने फिर पूछा रिदा से कि क्या बात है? कामरान आगे से रिदा कहती है भाई मैंने आपको बताया था ना, वो 4 लड़कियाँ मैंने चश्मे के पास देखी थी। आज फिर रात को मैंने उनको देखा, अपने घर में देखा, अपने बेडरूम में मैंने देखा कि वही 4 लड़कियाँ फिर मेरे पास आई और कहती रिदा हमें तुम्हारे से बातें करनी है, तुम हमारे से बातें क्यों नहीं करने आई हो? कल हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, कल आना। अब कामरान कहता है कि ये कुछ थोड़ी-सी घबराने वाली बात थी। चलो बाहर तक तो वाक़यात होते थे लेकिन ये घर के अंदर वाक़यात होना शुरू हो गए। तो कहते कि फ़ौरन हमारे वहाँ पे एक पठान बाबा रहते थे। कहते उनको मैंने बुलाया, पठान बाबा उनका नाम ही पठान बाबा था। कहते हम पठान बाबा के पास गए और वो आए और उनको बताया गया सब कुछ कि इस तरह हुआ था। पठान बाबा ने कहा कि वो परियाँ हैं 4 परियाँ, जो यहाँ पे चश्मे के पास आई हुई हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो रिदा से बात करना चाहती है और अमूमन वो बात या गप जो भी उनकी बातें वो करने के बाद वो कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। इसमें कोई ये नहीं कि जान से ज़्यादा या वो ख़ैर उन्होंने अपना एक बात बताई पठान बाबा ने कि आप लोगों को पता है आप लोग फिर घबराते क्यों हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, ना कुछ कहेगी, यहाँ पे तो आपको पता है वाक़यात लातादाद है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लिहाज़ा यही चीज़ हुई कि रिदा के ज़हन से वो चीज़ पठान बाबा के कहने पे भी वो उसने इग्नोर की और फिर वो एक चीज़ इस तरह की। लेकिन अब एक चीज़ और होने होगी, वो ये होने होगी कि अब रात को बाकायदा जो है ना रिदा जाती उस चश्मे के पास और 2-2 3-3 घंटे बैठ जाती, लेकिन घर वालों को नहीं पता होता था।
एक दिन कामरान ने देखा कि बहन घर में नहीं है, फौरी उसने देखा कि पीछे वो बाहर निकला। बाहर निकल के थोड़े से 1 से 2 मिनट के सामने कहते एक दरख्त के बीच में वो चश्मा बहता था। उस चश्मे के पास की रिदा वहाँ पे बैठी हुई, लेकिन कोई और नज़र ना आया। उसने फ़ौरन रिदा को पकड़ा, रिदा को वापस ले गया। भाई आप मुझे क्यों लेके आए? मेरी दोस्त है, मेरे से नाराज़ हो रही है। उसने कहा कौन दोस्त है? मुझे तो कोई दोस्त है, तुम्हारी नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने कहा भाई वही परिया जो वहाँ पे बैठी हुई थी, आपको ही नज़र आती, लेकिन मैं देख रही थी, मेरे से तो वो बातें कर रही थी। तो वहाँ पे रिदा ने बोला कि भाई आपको वो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती है, वो दोस्त है मेरी और वो कुछ दिनों में बस जाने लगी है, 2 या 3 दिन ही है। वो कह रहे हैं कि अब हम अपने इलाके में चली जाएगी, हम यहाँ पे आइए, वैसे आइए। तो कामरान कहता है कि मैंने रिदा से पूछा कि रिदा वो तुम्हारे साथ क्या बातें करती है? तो रिदा आगे से कहती है कि भाई वो हमें बताती है कि हम किस जगह के ऊपर रहते हैं और हम लोग अगर यहाँ पे आती है और इस मुल्क के अंदर अगर हम आती है, हम वैसे तो पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जाते हैं, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर जब आते हैं तो हमारे जो सबसे हमारी जो हमें जो अज़ीज़ जगह लगती है, जो हमारे क्लोज़ जो जगह है, जो बहुत करीब हमें जगह है, तो वो ये नारान का ये जो गाँव है, ये जो एरिया है, ये हमें बहुत खूबसूरत हमें लगता है। और हमारे यहाँ पे कबीले पूरे आते हैं और ये हमारे कबीले का आने का इधर टाइम होता है। और मज़ीद रिदा कहती है कि मज़ीद मुझे ये भी बात बोली गई कि अब तुम हमारी पक्की दोस्त बन गई हो, अब जिस वक़्त भी तुम हमें याद करोगी, फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ कुछ बताया, कहना और हम आपसे मिलने के लिए आएँगे। कमरान कहते हैं कि हमारे लिए कोई ये चौंका देने वाली बात नहीं थी, हमें पता था कि ये वाक़यात होते हैं, वो उनके साथ भी हुए, आगे होते हैं, इसमें कोई नहीं है। वही बात हुई कि 3 से 4 दिन, जब 2 दिन आखिरी रह गए तो रिदा ने अपनी माँ को बोला कि माँ आप ऐसा करो कि हमारे जो यहाँ पे ख़ास लड्डू ड्राई फ्रूट्स के बनते हैं, वो लड्डू आप जो है ना वो आप बनाएँ, ठीक है? और इतने एक तादाद में बता दिए कि 50 लड्डू, 100 लड्डू बनाए, मैं उनको देना चाहती हूँ। तो वही बात हुई, माँ ने वो लड्डू उनको बना दिए उसको, और उसने पूरा बॉक्स भरा, रात को गई और वो लड्डू उसको दे दिए, और जो भी वो खुश हुई या जो भी वो वापस आई, और फिर उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस चली गई। और इस तरह के फिर रिदा ने जो है ना काफ़ी टाइम जो है फिर वो मतलब यहाँ पे रही, और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद आ गई और इस्लामाबाद में वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे करनी शुरू की। एक दिन कहते कि रिदा जब अपने दोस्तों के साथ आई इस्लामाबाद से, तकरीबन 2012 नहीं 2015 या 14 के जिस टाइम आई इस्लामाबाद, वो मतलब आती तो रहती थी, लेकिन एक दिन जब भाई कहते इसी तरह बैठे हुए बातें करते थे, तो कामरान कहते कि उस वक़्त मेरी शादी को तकरीबन 4 से 5 मंथ हो चुके थे। बैठे हुए थे तो वहाँ पे इसी तरह गप होती तो कामरान कहते हैं कि हमारे पठानों में ज़नान खाना जहाँ पे औरतें होती हैं वो अलग होता है और मर्दों का अलग होता है। तो रिदा के साथ दोस्त की दोस्तें थी, तो कहते वो वहाँ पे बैठी हुई बातें होती थी। कहते जब हम रात को फैमिली इकट्ठी बैठी सारी, रिदा के रिदा थी, उसके बाद कामरान कहता है मैं था, और कहते उस वक़्त मेरी वाइफ़ जो कि कामरान कहते 6 मंथ शादी को हुए थे वो भी थी, और वालदा भी थी। बाकी भाई बाहर होते थे, वो बहुत साल, 2 साल, 3 साल में आते थे। कहते वहाँ पे बैठे हुए तो उन्होंने एक बात बोली, रिदा ने वहाँ पे एक बात बोली कि भाई भाभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। उसकी भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी रिदा की। जो भाभी थी वो उसने भी ठीक-ठाक मास्टर्स या कुछ इस तरह डिग्री की हुई थी। लेकिन वहाँ पे एक बात छिड़ी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि रिदा की जो भाभी थी उसने बोला रिदा को कि रिदा तुम ये जो फ़लाँ कोर्स या फ़लाँ डिग्री कर रही हो, इसके लिए बहुत ज़हीन और बहुत ज़हन चाहिए होता है, तो आगे से हँसी। तो आगे उसकी भाभी ने कहा कि तुम हँसी क्यों हो? तो उसने कहा इसलिए कि मेरी दोस्त है मेरे साथ, वो मेरी हेल्प करती रहती है। उसने कहा मतलब? उसने कहा कि भाई को पता है, भाई वो याद है चश्मे वाली? उसने कहा हाँ। भाई वो अभी भी मेरे साथ है, वो आती है, मेरे से मिलती है, मुझे कितनी चीज़ें गाइड करके जाती है, और मुझे वो बेहतरी के लिए भी बता के जाती है कि अगर तुमने
ये चीज़ करो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम ये कोर्स करो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर है। और देखे मैं उनके कहने के ऊपर चलती हूँ और आज इस जगह पे पहुँची। और भाभी ये मैं आज भी आपको भी बात बता रही हूँ। तो भाभी ने कहा अच्छा ये बात है? उसने कहा जी ये बात है। तो उस वक़्त उसकी भाभी के ज़हन में एक बात आई कि रिदा, अगर अब वो तुम्हारे पास आए ना तो उनको कहना कि फ़लाँ जगह जो है उस मतलब एक जगह का उसने नाम लिया कि फ़लाँ, उनसे कहना कि फ़लाँ जगह है, वहाँ पे एक इस नाम का आदमी रहता है। क्या आया वो वाक़ई में इंसान है या वो कोई और मखलूक है? उसने कहा मतलब उस रिदा की भाभी ने कहा कि जब तुम्हारे भाई और मेरी शादी हुई तो उस आदमी ने मुझे वहाँ पे वो ये बोला था कि मैं एक जिन हूँ और तुम जहाँ पे शादी करके जा रही हो वहाँ पे मत जाना, तुम नुकसान उठाओगी। तो कहते हैं कि मैं उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा हँसी, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बात कन्फ़र्म करना चाहती हूँ कि वो जिन है या वो आम एक इंसान है। इसी तरह हुआ कि रिदा ने कहा ठीक है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी भी। और जब वो अब मेरी मुलाकात उनसे होगी मैं पूछूँगी कि वो इस तरह वो उसने कहा था और ये क्या। और इस तरह करते-करते रिदा का टाइम पूरा हो गया और वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर कामरान कहता है कि मैंने भी जो है ना अपने काम के लिए गई और घर में वालदा और मेरी जो वाइफ़ थी वो अकेली थी। कहते कि एक काफ़ी नीचे डूँगी जगह आती थी, वहाँ से पानी भर के लाते थे, पीने वाला मीठा पानी होता था, वो उस जगह से भर कर लेकर आते थे। और वहाँ पे पानी भरने का सिस्टम ये होता था कि वहाँ के जो घोड़े होते हैं वो बड़े नहीं, वो नॉर्मल से होते हैं, काफ़ी लंबे-लंबे बालों वाले होते हैं। कहते उनके ऊपर वो उसने लादी 2 जो भी गागरे थी वो मिट्टी की, उसको क्या कहते हैं मश्क, मश्क उसको आई थिंक बोलते हैं वो, उसकी बनी हुई चमड़े की, वो बड़ी-बड़ी, वो कहते हैं एक स्टैंड सा बना होता है, उसके ऊपर 8 से 10 मश्कें वो आती है, वो फुल पानी की भरते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। 1 बाल्टी कम से कम उसे एक बड़ी मश्क में आती है, उसमें 3 बड़ी मशकें लगी होती है दोनों साइड पे, 3-3 6, और कहते हैं बाकी 2 से 4 जो है ना वो छोटी मशकें उसके अंदर लगी होती है। कहते हैं वो वहाँ पे वो मश्क पानी की भर रही थी, भरते-भरते वो पूरी जब आई तो कहते कि वहाँ पे उसको नहीं पता था, बर्फ़बारी भी थी उस वक़्त, तो कहीं पे बहुत गहरी जगह थी। अब वो गहरी जगह कहते कि वहाँ पे जब उस जगह पे वो मेरी वाइफ़ पहुँची तो वो बर्फ़ के अंदर धँस चुकी थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए वो घोड़ा जो था उसका जो मश्क का स्टैंड था उसके अंदर इसका हाथ डाल दिया, इसका हाथ। जिससे ये हुआ कि वो पूरी बीच में तो धँस गई लेकिन उसका हाथ साथ लटक गया। और वो घोड़ा उसने कोशिश की मतलब कि निकल सके लेकिन नहीं निकल सकी और वो वहीं पे बीच में धँस के कहते कम व बेशतर उस कहते हैं कि हमें नहीं पता चल सका कि वहाँ पे वो कितने देर धँसी रही और वो वहाँ पे फ़ौत हो गई, वो मर गई। हमने कहते मैं जब वालदा ने वहाँ पे कोई फ़ोन वाला सीन तो होता नहीं था, वहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल सकते थे। कहते हैं घर वालदा निकली आस-पास की जो थी ख़वातीन ढूँढना चाहा तो वो जब वहाँ नीचे उस पानी वाली साइड पे आई तो उसने क्या देखा घोड़ा खड़ा है और उसके बीच में हाथ है। फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जो मर्द थे उनको बुलाया गया, उन्होंने जिस तरह किस तरह करके निकाला तो उस वक़्त कामरान की जो वाइफ़ थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, वो मर चुकी थी, बर्फ़ के अंदर धँसने की वजह से। अब ये एक ऐसा सदमा था उस फ़ैमिली के लिए, जो कि ये ख़ुद कामरान कहते कि हमने कभी रहम व गुमान में सोचा भी नहीं था। फ़ौरी तौर पे कॉल्स या जिस तरह भी गई, जनाज़ा कहते जब हुआ जनाज़े के वक़्त तो कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँच सका। लेकिन ये है कि अगले दिन रिदा पहुँच गई, उसके बाद जो बाद से 1-2 भाई थे वो भी उन्होंने भी आने की कोशिश की, वो भी आए और सब आए लेकिन जिस तरह भी कहते हैं कि ये हमारा एक तकरीबन 1 माह ऐसा गमज़दा और इस तरह का गया कि जो
अपने आप को फिर हमने दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, अपने आप को जो है ना सर्वाइव करवाने की कोशिश की। फिर कहते हैं कि जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, कुछ थोड़ा बेहतर हुए, एक गम था, अल्लाह की तरफ से था, चला गया। फिर एक दिन बात हुई कि भाई भाभी ने मुझे ये बात बोली थी कि मुझे फ़लाँ उस जिन ने या वो फ़लाँ इंसान था, उसने बात बोली थी कि तुम इस घर से नुकसान उठाओगी। तो ये क्या मामला है? रिदा ने बोला कि आज मैं अपनी दोस्तों से पूछूँगी, वही बात हुई, उसने अपनी दोस्तों को, वही जो परिया थी जो उसकी दोस्तें थी, अभी भी है वो इस वक़्त भी, कहते हैं ये कामरान के अभी भी, ये 2023 में अभी आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, तो अभी भी वो कहते हैं कि वो अभी भी उसके पास आती है, मिलती है, बाकायदा उसके साथ एक राज़ है उसमें, हमें पता है वो कहते हैं, लेकिन ये है कि वो आती है अभी भी, और जब भी वो नाराज़ है या वो मिलती है, और जो भी तरीके हैं उनके आपस के। तो कहते हैं कि जब उन्होंने उस परियों से उसने पूछा, रिदा ने, कि मेरी भाभी ने ये बात बोली थी, अब तो वो फ़ौत हो चुकी है, और उसने ये बात बोली थी, बताया था कि इस तरह मतलब ये वाक़या होगा, तो उसने उस टाइम कहा था कि मुझे यकीन है। तो वो परिया आगे से फिर चुप हो गई और कहने लगी कि रिदा से फिर मैं तुम्हें बात हम बता रहे हैं कि वो शैतान था, शैतान जिन, एक शैतान है, और उस शैतान ने ये बात एक तंज़िया तौर पे कहा था कि जिस घर में तुम जा रही हो वहाँ पे मैं तुम्हें बिल्कुल वहाँ पे रहने दूँगा, तुम फ़िक्र ही ना करो। और असल में तुम्हारी भाभी की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब शादी होनी थी तो वो शैतान के पाले, शैतान जिन के पाले पड़ गया। असल में वो कहते हैं कि हुआ इस तरह था कि जो तुम्हारी भाभी थी, वो वहाँ पे जब अपने माँ के घर में थी, तो वो शैतान जिन उनके ऊपर वहाँ पे आता था, और बाज़ औक़ात वहाँ पे उसको जब भी कोई खुशी की बात होती थी तो वो उसको नहीं बताते थे। तुम्हारी भाभी ने ये बात बताई क्योंकि उसको पता नहीं था कि जिन है या क्या है, तो उसने बताई कि मेरी शादी होने लगी है, तो वो उसे खुशी की बात कोई भी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उसने कहा, अच्छा मतलब अब शादी होने लगी है, मुझे ये बात तुम लोगों ने नहीं बताई, अब तुम देखो मैं करता गया तुम्हारे साथ। और उसने ये बदला लिया और उसने इसको बर्फ़ के अंदर डसा के मार दिया। क्योंकि उस शैतान जिन की बहुत ताकत है, हम लोग उसके आगे बेबस हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकती है। लिहाज़ा इस बात को अपने भाई को बोलो कि बिल्कुल भूल जाए, छोड़ दे, और ना ही उसका कोई तज़किरा करे, बस वो एक अलग था, ये राज़ मैंने बता दिया। कहते इस तरह वो राज़ उन्होंने बताया कि ये असल में इसकी भाभी को जो डसा कर मारना, वो दरअसल उस शैतान जिन का काम था। कमरान कहते हैं कि फिर इस तरह हुआ कि अब हमारा एक इस तरह की रूटीन अब बन चुकी कि हम अब कुछ भी अगर कोई चीज़ मशवरा लेना हो तो हम रिदा को कहते हैं कि रिदा फ़लाँ चीज़ हम करने लगे या फ़लाँ चीज़ करने लगे, आप इनसे पूछो क्या हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। तो एक दिन जब घर वालों ने फ़ैसला किया कि अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए कमरान को, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो बाकी 2 भाई थे ना कमरान के, वो बाहर थे। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी और वो अभी एक बहुत लॉन्ग पीरियड करना चाहते थे, और असल में वो ये भी चाहते थे कि उनका जो लॉन्ग पीरियड एक बाहर का था, वो यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते थे, वो कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे। या बाहर ही शादी करना चाहते थे, तो माँ इनकी बुरी हो चुकी थी, लिहाज़ा दूसरी शादी जो है इसी तरह उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि ठीक है ये, और इस तरह कहते हैं कि वो दूसरी शादी की, और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो कहते हैं कि जो है ना इस मामलात थोड़े से सेट हो गए, और कहते हैं कि मामलात सेट होने से मुराद सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में, वो कहते हैं कि जो पहला वाक़या हुआ था वो यही हुआ था कि जो मेरी पहली वाइफ़ थी, वो उस बर्फ़ के अंदर धँस के मर चुकी थी, फ़ौत हो चुकी थी। इस तरह फिर वो कहते हैं कि इन परियों का रिदा के साथ ऐसी अटैचमेंट हुई कि फिर रिदा कोई भी काम जो भी करती, और वो भी बहुत कहते हैं उससे प्यार करती थी, वो परियां भी करती है, अभी भी आती है और बाकायदा लड्डू खाती है, वहाँ से लेकर जाती है। ख़ुसूसन कहते हैं अभी ये जो मौसम जा रहा है, इस मौसम के बीच में वहाँ पे वो आती है। तो कामरान कहता है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं नारान में, इन जगहों के ऊपर आप आते हैं, तो नाइट में आपको ये नज़ारे खुद नज़र आएँगे। आपको कोई पता नहीं है कि राह चलता हुआ आपको कुछ खाने के लिए दे जाए तो आप समझिए ये इंसान है, वो इंसान भी नहीं हो सकता। अमूमन वो कहते हैं 100 में से 80% ये चीज़ होती है कि वो इंसान नहीं होता है। कितने औकात कहते हैं कितनी बार सियाह आए हैं यहाँ पे,
तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी को उबले हुए अंडे दे दिए, किसी को मुर्गी दे दी, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया। लोग तो समझ के आम यहाँ पे लोग देने वाले हैं, ये मोहब्बतों वाले लोग हैं, खाने पीने के लिए मेहमान नवाज लोग हैं, तो मदद करते असल में वो जिन्नात होते हैं, नेक जिन्नात वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये बात है नारायण कागान में नेक जिन्नात बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि ये नहीं, और फिर कहते हैं कि बाज़ औक़ात लड़कियों की मदद लड़कियाँ ही वहाँ पे परियों की सूरत में होती है, और कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने कहा है ना कि वहाँ पे, कहते हैं हकीकत है कि वहाँ के में परियाँ भी। उन्होंने कहा था मैं आपको सैफ अल मलूक की एक कहानी सुनाऊँगा जो मेरे दादा के साथ हुई थी पुराने वक़्तों में। वो कहते हैं वालिद साहब के साथ भी वहाँ पे हुई थी बहुत, वो भी। और फिर कहते हैं हमारे दादा के साथ भी वहाँ पे कहानी हुई थी। वो भी वो कहते हैं कि उन्होंने क्या देखा था और क्या वहाँ पे मामलात हुए थे, वो भी कहते हैं इंशाल्लाह दोनों इकट्ठी वो कहानी एक ही मिक्स करके मैं बताऊँगा। ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑल पे लिखा होता है, ऑल पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको जो है ना टाइम पे मिलती रहा करे। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी स्क्रीन के ऊपर जारी होती है, इसके ऊपर आप स्टोरीज़ भेजते रहें ताकि मैं आपकी स्टोरीज़ भी इंशाअल्लाह ताला इसके बीच में ऐड करता रहूँ। इसी के साथ में इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।